एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नवंबर 2017 के क्वेश्चंस पेपर 3 के, जिसमें हम ऑलरेडी जो है 25 क्वेश्चंस वो कवर कर चुके हैं और आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 26 से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम से पहले एक बार सारे कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड है हमारा हेरोड मॉडल पे। इफ इन अ हेरोडियन इकोनॉमी GA is 10%, that is the actual growth, and warranted growth is 8%. This will lead to इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन। तो अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है एक साथ हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल। ओके, ये एक ऐसा मॉडल है जो ये एक ऐसी ग्रोथ थ्योरी है जो इंडिपेंडेंटली दो इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की है। फर्स्ट इज रॉय हेरोड एंड सेकंड इज ईडी डोमर। अब ये जो मॉडल है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ग्रोथ रेट्स एंड 3 ग्रोथ रेट्स आर द एक्चुअल ग्रोथ रेट, द वारंटेड ग्रोथ रेट एंड द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। जैसा कि आपको नेम बताता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब क्या है? वो पाथ ग्रोथ के लिए जो हम एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट कहां से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम द सेविंग फंक्शंस एंड द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। इसको अगर हम शो करें तो हम वारंटेड ग्रोथ रेट को कैसे शो करते हैं? वारंटेड ग्रोथ रेट इज एन एक्सप्रेशन एंड इट शोज S upon C, where S shows the saving propensity and C shows the capital output ratio. So we can say GW is shown as warranted rate of growth is shown as the saving propensity divided by capital output ratio. इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है वो रेट ऑफ ग्रोथ लेबर फोर्स का और रेट ऑफ ग्रोथ किसका? लेबर प्रोडक्टिविटी का, लेबर फोर्स का और लेबर प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जितने भी ये तीनों ग्रोथ रेट हैं वो एक आइडेंटिकल है। ठीक है, और हेरोड ग्रोथ मॉडल की एक बात क्या है कि अगर तीनों ने डाइवर्जेंस कर लिया, दूर हो गए इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो ये डाइवर्जेंस अपने आप सही नहीं होगा। मींस ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट की तरफ अपने आप नहीं जाएगा, इंस्टेड ये इससे दूर होगा। अगर एक बार डाइवर्ट हो गया तो ये डाइवर्ट ही होता रहेगा, ये वापस अपने आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आएगा। अगर फर्म ये एक्सपेक्ट करती है कि डिमांड इंक्रीज हो एट द वारंटेड रेट और उसके अकॉर्डिंग जो फर्म है वो इन्वेस्ट भी करेगी तो एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों की फुलफिल होंगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड डिमांड के अकॉर्डिंग अगर फर्म ग्रो कर रही है मोर क्विकली देन द वारंटेड, वारंटेड से भी ज्यादा अगर हो रहा है देन द एक्चुअल ग्रोथ रेट, मोर क्विकली देन द वारंटेड रेट, सो एक्चुअल ग्रोथ रेट विल बी ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी क्या होगी? ग्रेटर होगी हमारी वारंटेड से। ठीक है, ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ रेट इफ ग्रेटर देन द वारंटेड ग्रोथ रेट। दो कौन सी सिचुएशन हमारे पास आएगी? ये 10% है एंड इट इज ग्रेटर देन द 8%, तो ये शो करेगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। तीन चीजों के बारे में, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल। ओके, सो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही होगा इफ द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन द वारंटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैच द लिस्ट है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। मैचअप के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, गुनार मिडल ने कौन सी बुक लिखी थी? रुचिर शर्मा, जगदीश भगवती और जोसेफ स्कम्पीटर। तो गुनार मिडल की बात करें तो गुनार मिडल ने बुक लिखी थी एशियन ड्रामा। ठीक है, रुचिर शर्मा की बात करें तो रुचिर शर्मा ने कौन सी लिखी थी? द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन। जगदीश भगवती की बात करें तो इन्होंने लिखी थी इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जोसेफ स्कम्पीटर की बात करें तो उन्होंने लिखी थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता है गुनार मिडल ने एशियन ड्रामा लिखी थी, तो या तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा या फिर हमारा थर्ड होगा। ठीक है, और जोसेफ स्कम्पीटर ने हमारी लिखी थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो भी सेकेंड या थर्ड में से ही सही होगा। मतलब फर्स्ट को भी हटा दो और फोर्थ को भी हटा दो। अब कंफ्यूजन कहाँ है? बी में और सी में। रुचिर शर्मा ने लिखी राइज एंड फॉल ऑफ नेशन,
तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। या फिर हमें यादव जगदीश भगवती ने लिखी है डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो भी ये सही होगा। मींस ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हम काफी बार कर चुके हैं। द ट्विंग डेफिसिट प्रॉब्लम मींस अ कंट्री हैविंग, पब्लिक फाइनेंस में हमने ये क्वेश्चन किया था। पब्लिक फाइनेंस को जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने करंट अफेयर्स जो है वो इंक्लूड किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो ट्विंग डेफिसिट प्रॉब्लम मींस अ कंट्री हैविंग फर्स्ट हाई फिस्कल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, सेकेंड है हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई रिवेन्यू डेफिसिट, थर्ड है हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई गवर्नेंस डेफिसिट, और फोर्थ है हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई प्राइमरी डेफिसिट। तो ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस क्या बिलीव करता है, क्या मानता है कि अगर हमारी फिस्कल पॉलिसी में चेंज आया, मींस दैट अ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी वो इंक्रीज करेगा हमारे बजट डेफिसिट को, और बजट डेफिसिट से क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। और ये टर्म जो है इसने पॉपुलैरिटी कब ली थी, ड्यूरिंग द 1980s। कौन सी टर्म, द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम की टर्म। वहां पे उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी जिससे हमें पता चला था, इसकी डेफिनेशन को हमने सच में सीरियस लिया था एट दिस टाइम। सो हाई फिस्कल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑप्शन 1 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएनसी से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैन हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किस तरीके से हेल्प करती है, पहला ऑब्टेन फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, बाहर की कंट्रीज अगर यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं, बाहर की कंपनीज कर रही हैं यहाँ पे इन्वेस्ट, तो हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और इनोवेटिव मेथड भी मिलेंगे। सो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। सेकेंड है एम्प्लॉय रूरल अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड को क्यों लेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से तो इतने फॉर्मल होंगे नहीं, वो पढ़े लिखे लोगों को लेगी। सो बी ऑप्शन गलत। फाइनेंस अ सेविंग गैप एंड ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है, हमें फाइनेंस मिलेगा। जनरेट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय एडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, नहीं, इनका खुद का अपनी टेक्नोलॉजीज होंगी। सो डी भी गलत, मतलब हमारा ए और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शंस की तरफ चलें तो हमें करेक्ट कोड चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर वापस आ जाओ, वापस में हमें बी तो 100% पता है कि रूरल अनएम्प्लॉयड लेबर नहीं आएंगे, तो जहां जहां बी है उसको कट कर दो। बी कहाँ है, सेकंड में भी है कट, थर्ड में भी है कट, फोर्थ में भी है कट। सो ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ ऑप्शंस को देख के आंसर करना है, ऑप्शंस को जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ लिया, हम तो बड़े महान है, हम तो कर देंगे सही, नहीं। प्लीज एक बार ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंसीडर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारा एग्रीमेंट था अकॉर्डिंग टू WTO। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली WTO का नाम आया, इंटरनेशनल ट्रीटी तो होगी ही होगी। किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और ये नेगोशिएट हुई थी ड्यूरिंग अ राउंड, और उस राउंड का नाम क्या था, यूरेगियो राउंड। यूरेगियो राउंड के टाइम पे हुई थी, एंड ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट पे। और ये एंटर्ड हुई थी ड्यूरिंग द 1995, और इसके 3 पिलर्स थे। 3 पिलर्स कौन कौन से थे, पहला डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा था हमारा मार्केट एक्सेस, और तीसरा था हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडीज। मतलब इनपुट सब्सिडी इसका पार्ट नहीं है, हमसे यही पूछा गया है। सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पिलर्स की बात हुई और वो 3 पिलर्स से एक्सपोर्ट सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट और मार्केट एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रिफिन डायलेमा। ट्रिफिन डायलेमा के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक तरीके से हम कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट थे, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था, उनके नाम पे ये जो है ट्रिफिन डायलेमा पड़ा था। उनका नाम था रॉबर्ट ट्रिफिन। ठीक है, रॉबर्ट ट्रिफिन इनका नाम था। ये फर्स्ट थे जिन्होंने ट्रिफिन डायलेमा को, या फिर डायलेमा की जगह यहाँ पे पैराडॉक्स भी आ सकता है, बात एक ही है, क्वेश्चन को समझना कि जब एक नेशनल करेंसी एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की तरह भी सर्व करने लग जाए, एक नेशनल करेंसी वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाए, एक सर्फ प्रोवाइड करे एज एन इंटरनेशनल रिजर्व
करेंसी, तो देयर कैन बी अ कंफ्लिक्ट हो सकता है ऑफ द इंटरेस्ट के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक में और लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव में। अगर हम नेशनल करेंसी को एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की तरह मानने लग जाएंगे तो डायलेमा और पैराडॉक्स और कंफ्लिक्ट तो है वो अराइज होंगे ही होंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यूएस हैज टू सपोर्ट अ लार्ज सप्लाई ऑफ डॉलर टू एक्ट एज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है डॉलर। सो ये पैराडॉक्स, ये कंफ्यूजन, ये कंफ्लिक्ट अराइज करेगा। देयर इज ए कंफ्लिक्ट इन शॉर्ट रन डोमेस्टिक एंड लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसीज रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट। दोनों ही बात सही है, रॉबर्ट ग्रिफिन है, उन्होंने ये बात कही थी। ए और बी करेक्ट होंगे, मींस ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हर एक क्वेश्चन को पोज करना, हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो एक्सप्लेनेशन आप सुनना, और उसके बाद एक बार एग्जाम से पहले जितना हो सके, जितने भी दिन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि आप एक नया बेस से हम स्टार्ट करेंगे तो आज हम कर लेंगे, कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बेवकूफी मत करना। प्रीवियस ईयर टॉपिक को समझना, हर एक क्वेश्चन के बारे में समझना, ये वर्ड आ रहा है क्यों आ रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, उससे रिलेटेड कुछ है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस देखो, कौन सा पार्ट नहीं है। एक ये चीज है, नोट वाली चीज को जरूर ध्यान रखना। पहला है गोल्ड, पार्ट है। स्पेशल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, पार्ट है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, पार्ट है। फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी विच इज हेल्ड बाय बैंक एंड कॉर्पोरेट बॉडी, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा करेक्ट होगा, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ। किन मेंबर्स के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करती है? सार्क में, एशियन कंट्रीज में, ब्रिक्स में, या फिर यूरोपियन यूनियंस पे। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये एक नेगोशिएशन है जो आया था 2012 में, जिसमें कितनी कंट्रीज थी? उसमें 16 कंट्रीज थी। ठीक है, 16 कंट्रीज के बीच में हुआ था। मतलब इसमें 10 मेंबर एसोसिएशंस थे, किसके? एशियान के, और प्लस 6 कंट्रीज थी जो एग्जिस्टिंग पीटीएस की हमारी पार्ट थी, और ये एशियंस के साथ थी। ठीक है, गोल क्या था आरसीईपी का? मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नेगोशिएट करना। मतलब एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव, एक हाई क्वालिटी, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो किसके बीच में? एशियन मेंबर्स स्टेट के बीच में, ये एशियंस एफटीए पार्टनर्स के बीच में, जो एक ब्रॉड रेंज ऑफ एरिया को कवर कर पाए। मतलब गुड्स में भी ट्रेड कर पाए, सर्विसेज में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, टेक्निकल कॉर्पोरेशन में भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भी, कंपटीशन में भी, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी। ठीक है, सो दिस इज इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एशियन कंट्रीज। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। हमसे एक लिस्ट दे रखी है कंसेप्ट्स, और लिस्ट 2 में दे रखे हमें इकोनॉमिस्ट के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जनवरी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सोचो, नवंबर 2017 में जो हम कर रहे हैं उसमें भी आया, जनवरी में भी आया। तो इस वहम में मत रहना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देख लें इन दोनों में से ही कोई, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अलग दे दिया होगा बेशक से, क्वेश्चन सेम था। देखते हैं, सबसे पहले ग्रोस बार्टर ट्रेड, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? एफडब्ल्यू जुस्सैक ने दिया था। सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था जैकब विनर। ये तो बहुत बार आता है, सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड जैकब विनर्स ने दिया था। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया था? डोरेंस ने दिया था। और सेकुलर डाइट्रोटेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रेबिस्ट सिंगर। ऑप्शंस पे आ जाओ। हमें ऑप्शंस, मान लो सिंगल फैक्टोरल टर्म ऑफ ट्रेड पता है जैकब विनर, ठीक है, बी का फर्स्ट आएगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मतलब सेकंड या फिर थर्ड। ए भी हटा दो, फोर्थ भी हटा दो। अगला अगला कौन सा हमें याद रखना चाहिए? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें, डोरेंस। सी का आएगा सेकंड, सी का सेकंड कहाँ है? यहाँ है, मींस ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर 1-2 भी पता है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए जाने से पहले मैचअप्स जरूर देख लेना प्रीवियस ईयर के। ठीक है,
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैं एग्जाम से पहले सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगी, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन एन इंडस्ट्री लीड्स टू, पहला क्वेश्चन, डिस्करेजिंग प्रोड्यूसर फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, गिव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट इंडस्ट्री टू लार्ज कंट्रीज, मेक दैट इंडस्ट्री परफेक्टली कंपिटिटिव और कोज प्राइस इन दैट इंडस्ट्री टू राइज विद द आउटपुट। कोई ये चाहेगा कि उसके प्राइसेस जो हैं वो राइज करें आउटपुट के साथ साथ? हटा दो, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहली बात ये आई थी अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेड थ्योरी, सॉरी फॉर दिस राइटिंग, ऐसी हो जाती है, 1970s में। ठीक है, ये क्या बताती है कि जब हम बात करेंगे सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में? सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में हम बात करेंगे। और इसने बोला that there can be an increasing return to specialization rather than decreasing return. डिक्रीजिंग की जगह हम इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि हमारी यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण हमारी यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, उसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जैसे जैसे फिक्स्ड इनपुट बढ़ रहा है, मतलब हम फिक्स्ड इनपुट को लगा रहे हैं किसके ऊपर? ओवर द लार्ज आउटपुट। पूरे आउटपुट पे हम उसे क्या कर रहे हैं? एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं पूरे आउटपुट पे। ठीक है, न्यू ट्रेड जो थ्योरिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे कि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक्स की प्रेजेंस के कारण कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज में इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रेजेंस होगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो यूनिट कॉस्ट हमारी कम होगी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? वर्ल्ड जो मार्केट है वो एबल होगी, वो सपोर्ट करेगी, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज को। ऐसा नहीं है हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं ये पॉलिसी, नहीं, लिमिटेड नंबर को। और वो कंट्रीज कौन सी होंगी? वेयर द प्रोडक्ट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड विल बी प्रीडोमिनेट इन द एक्सपोर्ट। जो आएगा, जो दिखेगा वो छाएगा, जो पीछे रहेगा वो पीछे ही रहेगा। तो प्रोड्यूसिंग फर्म उस प्रोडक्ट की क्या है? कंसर्न कंट्री, वो इकोनॉमीज का फायदा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा लेंगी इन अर्ली। जल्दी आओ जल्दी पाओ, लेट आओ लेट जाओ। तो कंपैरेटिव एडवांटेज उनको होगा, हम कंपेयर कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, हम पहले आए हैं, अब हम देखेंगे बाकी क्या कर रहे हैं। सो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हेजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू, ये भी करवा चुकी हूँ, बहुत बार करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। हेजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब एक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, covering a risk of fluctuation in the foreign exchange rate in future, not covering a risk of fluctuation या an act of revolution। तो बिल्कुल ये रिस्क को कवर करता है, इन फ्यूचर फ्लक्चुएशन आएंगे तो हम जो है कवर करने के लिए बैठे हैं। हम एक हेज को याद कर लो, हेज से या ब्रिज से, कि हम बैठे हैं भाई तुम्हारी रक्षा करने के लिए, हम फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करेंगे जब रिस्क अराइज होगा, फ्लक्चुएट होंगे। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन ऑर्डर टू विच दे केम, किस तरीके से आए थे? कंपटीशन एक्ट, फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फैक्ट्री एक्ट बहुत बार आ चुका है, पहली बार तो आ नहीं रहा है। कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 में। फेमा फॉरेन एक्सचेंज एक्ट कब आया था? 1999 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? 1948 में। सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना फैक्ट्रीज एक्ट है, दैट इज डी, मतलब ए भी हटा दो, बी फोर्थ भी हटा दो, ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद 48 के बाद कौन सा आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सी ऑप्शन थर्ड करेक्ट। आगे जाओ ही मत, क्यों टाइम वेस्ट करना है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। कमेटी और उनके चेयरपर्सन के नाम दे रखे हैं, किस कमेटी में कौन सा पर्सन जो है चेयरपर्सन था? इंडस्ट्रियल सिकनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑटोनॉमी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
अब कुछ ना कुछ इसमें से भी एक ना एक चीजों को याद को तो करके रखना पड़ेगा, सब कुछ तो याद रहता नहीं है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात की थी ओनकर गोस्वामी ने। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात की थी अर्जुन सेन गुप्ता, कमेटी के चेयरपर्सन थे। इस कमेटी के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात अर्जुन सेन गुप्ता ने की थी। तो सेकंड का फोर्थ किस ऑप्शन में है? देखो सेकंड का फोर्थ है सेकंड ऑप्शन में, यही सही होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस ओनकर गोस्वामी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। पब्लिक सेक्टर ऑटोनॉमी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, करेक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी जो बनी थी उसके चेयरपर्सन थे आबिद हुसैन, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनी थी उसके हमारे चेयरपर्सन थे राकेश मोहन, दैट इज करेक्ट। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट इन द आईआईपी विद बेस ईयर 2011 and 12. You have to answer the codes given below, that is the electricity, manufacturing and mining. Important question है, IIP से आ जाता है। पहले बेस ईयर 2004-5 था तो उसके अकॉर्डिंग आता था, अब 2011-12 है तो उसके अकॉर्डिंग आया है। ये क्वेश्चंस ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और टेलीग्राम पे मैं लगातार चीजें शेयर करती रहती हूँ। जैसे ही मुझे कुछ ऐसी नई चीज मिलती है कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, सो मैं जरूर उस चीज को शेयर करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता ही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने डेमोग्राफिक डिवीजन शेयर किया था, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, उसका वेट है 14.37 समथिंग, मैन्युफैक्चरिंग का है 77.63 समथिंग और माइनिंग का है 7.99। तो ये आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। आप इसको असेंडिंग में अरेंज करो, इसे डिसेंडिंग में अरेंज करो, लेकिन यहाँ पे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेयर करना था। तो पहली है हमारी माइनिंग, पहली हमारी मैन्युफैक्चरिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड देन माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा? फॉर अ फाइनेंशियल एसेट which of the following is or are correct in relation to rate of return and yield from it? फाइनेंशियल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी चीज करेक्ट है कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न उस पे मिले और कितनी यील्ड, कितनी हम टोटल चीजें जो है उससे ले सकें। सो पहला रेट ऑफ रिटर्न रेट्रोस्पेक्टिव है, जबकि यील्ड जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। दूसरा क्या है? रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन व्हाइल द यील्ड इंक्लूड्स द कैपिटल गेन। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सेकंड गलत होगा। रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूड द कैपिटल गेन बट इट डज नॉट, यील्ड डज नॉट इंक्लूड द कैपिटल गेन। यील्ड में हमारा कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होता, जबकि रेट ऑफ रिटर्न में हमारा कैपिटल गेन इंक्लूड होता है। तो बी गलत, ए हमारा सही। रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेट्रोस्पेक्टिव व्हाइल द यील्ड इज अ प्रोस्पेक्टिव, दैट इज ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट कोड चूज करे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा ओनली ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द आरबीआई ऑफ इंडिया अनाउंस एन इंक्रीज इन सीआरआर, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया सीआरआर की, सीआरआर तो बढ़ना चाहिए, कैश रिजर्व रेशो बढ़ना चाहिए। मतलब उनका मोटिव क्या है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को क्या करना है, इन्हें कम करना है, जब भी जो है सीआरआर को इंक्रीज किया है। सो what does it mean? Commercial bank will have less money to lend, RBI will have less money to lend, union government will have less money to lend और commercial banks will have more money। अगर CRR बढ़ा दिया तो पैसा तो है नहीं ना, रिजर्व में रख दिया हमने। यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, आरबीआई का नहीं, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है अब आगे लोन देने के लिए। दैट इज ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोर इन्फ्लेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, कोर इन्फ्लेशन को आप किस तरीके से जो है डिस्क्राइब कर सकते हो? तो सबसे पहले ये थ्योरी देने वाले थे हमारे ऑक एक्सटीन ने ये थ्योरी जो है वो दी थी। पता नहीं यहां लिखा नहीं जा रहा, सॉरी। एक्सटीन ने ये थ्योरी दी थी और जनरेट की थी उन्होंने ये टर्म कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन को उन्होंने डिफाइन किया था कि एक ऐसा ट्रेंड जो इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन और ये ऑब्जर्व करता है कोर इन्फ्लेशन। और ये जो ओरिजिनेट हुआ है ना वो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस।
लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लेशन की, हाउस होल्ड में भी और बिजनेस में भी, किसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स में, जो सस्टेन रखता है वेज प्राइस की मूवमेंट को, जो सस्टेन रखता है टैक्स सिस्टम को। तो एक्सटिन ने डिफाइन किया कोर इन्फ्लेशन को डिमांड, सप्लाई, शॉक और प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का हेड इन्फ्लेशन, इट्स इंक्लूड द फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। सो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू टी.डब्ल्यू. स्कल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। स्कल्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू है। पहला, फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनरिस्पॉन्सिव टू गवर्नमेंट सेट एग्रीकल्चर प्राइसेस। गलत, हमारे फार्मर्स क्या अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। गलत, फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर विलिंग टू इनोवेट एंड अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ कल्टिवेशन। बिल्कुल सही बात है, न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन के लिए, इनोवेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, विलिंग रहते हैं। सो ओनली बी जो है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पब्लिक फाइनेंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। द गवर्नमेंट लेविंग टैक्सेस ऑन द पोल्यूटर्स और चार्जिंग अ सरचार्ज फॉर द पेस्टिसाइड्स यूज मींस, इसका क्या मतलब है। पहला, इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल्स ओवर इफेक्ट। सेकंड है मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट। थर्ड है हमारा एग्जांपल ऑफ फ्री राइडर या एग्जांपल ऑफ कोइस थ्योरम। तो गवर्नमेंट जब टैक्स लेवी करती है पॉल्यूटर्स पे या सरचार्ज लेती है बाय फॉर यूजिंग द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो उसका मतलब क्या है, इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ रहा है उसको कवर भी तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना दुनिया आएगी कुछ भी हमारे एनवायरमेंट के साथ करती जाएगी और हम उससे टैक्स भी ना वसूलें, बिल्कुल लेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज्यूमिंग एन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दैट इज द 4%। हमने एज्यूम कर लिया हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है, 4% है पर एनम। ठीक है, what will be the contribution to the country's GDP growth rate with a 20% contribution of agriculture sector to GDP। कितना परसेंट ग्रोथ रेट हुआ हमारी जीडीपी में जब एग्रीकल्चर ने 20% अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो है कितनी, 4, 100 की वैल्यू में, हमें किसकी वैल्यू में निकालनी है, 20 की वैल्यू में। सो 4/5, 4/5 क्या होगा, 0.8%। दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी एट अ पॉइंट वेयर। ऑप्टिमम पॉपुलेशन किस पॉइंट पे होगा, नेशनल इनकम इज मैक्सिमम, पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम, पॉपुलेशन इज मैक्सिमम, या फिर पर कैपिटा कंजम्पशन इज मैक्सिमम। कौन सी चीज पे, नेशनल इनकम जो हमारी मैक्सिमम होगी, पर कैपिटा हमारी इनकम मैक्सिमम होगी, पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, या पर कैपिटा कंजम्पशन। ये तो आपको पता ही चल जाना चाहिए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमारा किस पॉइंट पे होगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमारा होगा कौन से ऑप्शंस की तरफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम हमारी अच्छी होगी, पर पर्सन इनकम हमारी अच्छी होगी, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का पॉइंट हमें अचीव हो जाएगा। मींस ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी थी, द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर द फ्यू, दोज हु केम अनइनवाइटेड विल स्टार्व। जूलियस साइमन, ई बोजवर, टी माल्थस और एच डेल्टन। किस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी थी, तो इसको देने वाले थे टी.डब्ल्यू. माल्थस। मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल का पार्ट कौन सा नहीं है, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कर रखा है। पहला, इट शोज एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी एस्टिमेटेड। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग एट अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ एज कैन बी एस्टिमेटेड, या एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन बी एस्टिमेटेड। तो क्या आप एज स्पेसिफिक बर्थ रेट एस्टिमेट कर सकते हो लाइफ टेबल से, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये पार्ट ही नहीं है। ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा। चलते हैं 49th नंबर के क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। करंट रेट हमें बिल्कुल पता होने चाहिए हर एक चीज के, ठीक है। सो आप एक बार वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो हमारा 2.1% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो है हमारा 29.9%। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो है हमारा 37%। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करें तो वो है हमारा 78.9%।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2%, infant mortality rate 29.9%, under 5 37, institutional birth 78.9. This is the correct. Now last question, rank the following states in descending order according to the sex ratio as per 2000 census. 2011 census के according हमें states की ranking देनी है according to the sex ratio. First मध्य प्रदेश, second पंजाब, थर्ड यूपी और फोर्थ है हमारा बिहार। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है 930 पर 1000, दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश। पंजाब की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 893 पर 1000। यूपी की बात करें तो ये है हमारा 908 पर 1000 और बिहार की बात करें तो ये है 916 पर 1000। दिस इज द सेक्स रेशियो, ये है एज पर द सेंसस 2011। ठीक है, तो सबसे टॉप पे डिसेंडिंग है, मतलब बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, फर्स्ट होगा हमारा ये, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है यूपी और सबसे कम है पंजाब, दैट इज ऑन द फोर्थ नंबर। असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी आ सकता है, स्टेट्स जो है वो लगभग यही पूछी जाती है हमेशा। ओके, सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 3। नेक्स्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे अपना नवंबर 2017 का और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अधिकतर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और जो रेगुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर लेंगे। होप you like the video. Please like, share and subscribe. Always keep smiling and keep learning. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऑब्वियसली अगर मेरे पास भी अच्छे कमेंट्स आएंगे और सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे और अच्छी वीडियोस जो है वो बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।